लास्ट की क्लास जो हमने डिस्कस की थी, उस लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, प्यूरिन क्या होता है, पायरिमिडीन क्या होता है, एडेनिन और ग्यूनिन प्यूरिन के नाइट्रोजनस बेस है, थाइमिन, साइटोनिन, यूरासिल ये पायरिमिडीन के नाइट्रोजनस बेस है, एडोनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोनिन हमेशा ग्यूनिन के साथ जुड़ेगा। ये एक सीक्वेंस है। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको कहीं कोई डाउट नहीं है, या आपने पढ़ा, कहीं डाउट आया, कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो, प्लीज़ बताइए। यहाँ तक में आपने कुछ ऐसा पढ़ा जो आपको नहीं समझ में आया है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है? चलिए ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़े। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? सर डीएनए थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार कर दीजिए। ओके, माइक्रोफोन अब म्यूट कर लीजिए आपका। आवाज नहीं आ अभी आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ सर अब आने ओके लगी। चलिए। तो डीएनए जो होता है, डीएनए के दो स्टैंड होते हैं। दो स्टैंड होते हैं मतलब सीढ़ी जैसा आपने देखा है, सीढ़ी जैसा ही एग्जैक्टली सेम डीएनए होता है। सिर्फ उस सीढ़ी को मैं घुमा दूं तो, नॉर्मली सीढ़ी कैसा होता है, ये सीढ़ी आपने देखा होगा, तो ये सीढ़ी ऐसा होता है, सीधा ऐसा स्ट्रेट। डीएनए को भी जब मैं खोलूंगा, अगर इसको मैं सीधा करूंगा तो ये ऐसा ही दिखाई देगा, या इस सीढ़ी को मैं यूं ऐसा घुमा दूं तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो चलिए उसको हम पहले खोल लेते हैं, खोल करके समझते हैं। डीएनए जो है, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्टैंड ये है और एक स्टैंड ये है, ठीक है। ये जो दो स्टैंड बने होते हैं, ये दो स्टैंड बनाने के लिए दो चीजें यूज होती हैं। एक चीज होता है जिसको कि हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और दूसरा पेंटोज शुगर आपस में जुड़ा होता है, इनके बीच में फास्फेट बॉन्ड होता है, ठीक है। दो पेंटोज शुगर के बीच में एक फास्फेट बॉन्ड होता है जिससे कि ये जुड़े होते हैं। एक शुगर फास्फेट बॉन्ड, शुगर फास्फेट बॉन्ड, शुगर फास्फेट बॉन्ड, शुगर, एक स्टैंड तैयार हुआ। इधर भी चले आइए तो शुगर फास्फेट बॉन्ड, शुगर फास्फेट बॉन्ड, दूसरा स्टैंड तैयार हुआ। दोनों स्टैंड में डिफरेंस ये है, सब कुछ सेम है, डिफरेंस ये है कि ये अगर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा तो ये वाला मुझे, इसकी दिशा जो होगी वो नीचे की तरफ दिखाई देगी। मतलब दोनों जो होता है, दोनों एंटी डायरेक्शनल होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। जरूरी नहीं ये ऊपर हो, ये नीचे होगा तो ये ऊपर होगा, बट दोनों जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं, उसके उसी की तरह, उसी की तरह नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजनस क्षार दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इसको प्यूरिन कहते हैं, दूसरा प्रकार होता है इसको पायरामिडीन कहते हैं।
प्यूरीन प्रकार के 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन और ग्यूनिन। पायरामिडीन प्रकार के 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, थायमीन, साइटोनिन और यूरेसिल। इसमें डीएनए में थायमीन और साइटोनिन पाया जाता है, आरएनए में साइटोनिन और यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए में थायमीन और साइटोनिन पाया जाता है, आरएनए में साइटोनिन और यूरेसिल पाया जाता है। ये एक निश्चित सीक्वेंस में जुड़ते हैं। जैसे देखिए, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ता है, साइटोनिन हमेशा ग्यूनिन के साथ जुड़ता है। फिक्स है, ये फिक्स है, एडेनिन थायमीन के साथ में और साइटोनिन ग्यूनिन के साथ में। एडेनिन और थायमीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, साइटोनिन और ग्यूनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, और ये इस प्रकार का पूरा पूरा डीएनए का सीक्वेंस बनता है। ठीक है, बताइए, जो पूछ रहे थे क्लियर है आपको? फटाक से बताइए बेटा, क्लियर है तो हम आगे बढ़े। यस सर। चलिए, गुड। अब आगे देखिए, आगे की कहानी हम समझते हैं इसको। अगली जो चीज है जो हमें इस जेनेटिक्स से उठाना है, यहां तक तो हमने पढ़ा उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ। आपको मैंने बताया था कि जीन्स मतलब क्या होता है। जीन्स मतलब ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, इन सीक्वेंस को हम जीन्स कहते हैं। इन्हीं सीक्वेंस के द्वारा प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, इन्हीं को डिकोड करके प्रोटीन बनाया जाता है। इसी डिकोडिंग के आधार पर, आपके प्रोटीन के आधार पर आपकी पूरी की पूरी भौतिक संरचना बनती है, पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है। जैसे आपने देखा है कभी गमले बनाने वाले को, उसके पास गमले बनाने का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ईंट बनाने वाले को ईंट बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। इनमें स्ट्रक्चर में ऐसा एक ढांचा जैसा होता है। इन ढांचे में वो क्या करते हैं, गमले का स्ट्रक्चर डालते हैं तो गमला बन जाता है, ईंट का स्ट्रक्चर डालते हैं ईंट बन जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपके जीन्स हैं। यही जीन्स बताएंगे कि गमले बनेंगे, कि हमारे यहाँ पे ईंट बनेंगे। ये सारा कुछ इन्हीं जीन्स पे निर्भर करता है। हमने सबसे पहली क्लास में कहा था कि इन जेनेटिक संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और इन जेनेटिक संरचनाओं के द्वारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं उनको हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि किसी जेनेटिक संरचना में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसके फिजिकल फिनोमिना या उसकी भौतिक स्ट्रक्चर में भी विकार उत्पन्न हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये जो जीन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये जो जीन दिख रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक प्रकार के हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी व्यक्ति में अगर ये जीन नहीं है तो उसके यहां ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होगा, और ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली अगर उसके बॉडी में नहीं सिक्रेट हुआ तो हो सकता है उसकी हाइट ना बढ़ पाए। हाइट उसकी नहीं बढ़ेगी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही हाइट बढ़ाता है। एक नॉर्मल आदमी की तुलना में इसकी हाइट ना बढ़ पाए। अब बताइए, क्या यहां पर मेडिकल साइंस यानी हम जो बात करते हैं इंजेक्शन, सर्जरी, दवाई, गोली, क्या आपको लगता है कि मेडिकल साइंस के पास इनका कोई इलाज है? दवाई गोली देकर के ठीक की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है। तो इसको ठीक करने का विकल्प क्या होता है, समझिए। इसको ठीक करने के लिए विकल्प क्या होता है? तो इसको ठीक करने के लिए जो विकल्प होता है उसको कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको हम कहते हैं पुनर्योगज। ठीक है, पुनर्योगज। ठीक है, चलिए, तो जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? यहां पर ध्यान दीजिए, हम जीन बना नहीं रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कोई जीन नया नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब समझते हैं क्या होता है? बताइए, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? पुनर्कॉम्बिनेशन बनाना। हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मतलब ये एक जीन
ऐसा ऑलरेडी था, ऐसा था, दूसरा एक जीन ऐसा था। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस जीन का कोई टुकड़ा यहां से कट कर रहे हैं और इसको उठा करके इस जीन के टुकड़े में फिट कर रहे हैं, बस। तो हमने नया जीन नहीं बनाया, हमने सिर्फ क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेशन कर दिया। बात समझ में आई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब यह है, समझ में आई बात क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? जेनेटिक संरचना को पुनर्विकसित करना, यानी रिकॉम्बिनेशन करना। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उससे क्या बनेगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले समझिए उसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसके अंदर मैं आपको स्टेप्स में समझाता हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना। पहला स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन। इस आइडेंटिफिकेशन के स्टेप में क्या करेंगे, हम पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति ए एक व्यक्ति है, इसकी क्या नहीं बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है ना। एक एग्जांपल में ले रहा हूं, एक व्यक्ति है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो इसमें किस जीन की कमी होगी बताइए, किस जीन के साथ समस्या होगी, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो? फटक से बताइए, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो किस जीन के साथ समस्या होगी? बताइए भाई, एक ही हाइट नहीं बढ़ रही है, इसमें किस जीन की समस्या होगी? GHR, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड तो करो भाई, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए। क्लास में आप टू वे कम्युनिकेशन रखिए। इसलिए ये हम ऑनलाइन फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं, अदरवाइज तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो देखिए दुनिया भर की मिल जाती है। ये फेस टू फेस क्लास इसलिए है ताकि हम और आप कम्युनिकेट कर सके। तो यहां पर देखिए इशू किस चीज का हो रहा होगा, इशू हो रहा होगा ग्रोथ हार्मोन का। यानी इस व्यक्ति में पहली चीज तो मैंने पहचाना कि समस्या क्या है, तो आइडेंटिफाई किया। दूसरी चीज, मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, जैसे बी ढूंढा मैं, और ऐसा एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिस व्यक्ति में ये ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट हो रहे हो, जिसमें ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट हो रहे हो। यहां पे भी मैंने क्या किया, बी को पहचाना, यानी ए की समस्या को पहचाना। और ए की समस्या का सॉल्यूशन किस में मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। बिल्कुल सही है वीरेंद्र, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो दो भाग होते हैं, इस तरह का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बायो में आप पढ़ेंगे। दो भाग होते हैं, एक होता है इसका फ्रंट पार्ट, दूसरा होता है इसका बैक पार्ट। इसके अग्रभाग से सिक्रेट होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, क्लियर? तो यहां पे देखिए ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहे होंगे, तो मुझे बी को ढूंढना पड़ेगा कि बी कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसमें ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहे हों। यहां तक बात समझ में आई? पहला स्टेप, पहले स्टेप में मैंने ये ढूंढा कि ए के साथ समस्या क्या है, और फिर ढूंढा कि ये ए के साथ जो समस्या है इसका सॉल्यूशन किस में मिलेगा, बी में मिलेगा, सी में मिलेगा, डी में मिलेगा, ई में मिलेगा, किस में मिलेगा, ये मैंने ढूंढा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना, आइडेंटिफाई किया हमने। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप होता है, इसको कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब निकालना। पहले हमने आइडेंटिफाई किया और अब हम आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब हम निकाल रहे हैं। क्या आइसोलेट कर रहे होंगे हम, बताइए क्या आइसोलेट कर रहे होंगे हम दूसरे स्टेप में, आइसोलेशन। फटाक से बताइए क्या आइसोलेट कर रहे हैं।
हम यहां पर आइसोलेशन यानी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बताइए? जीन विच हैज अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली हम बी के बॉडी में से उस ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ये बी की बॉडी से हमने वो ग्रोथ हार्मोन के लिए जीन निकाला, तो आइसोलेट किया। तीसरी चीज होती है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी इसको विकसित करना। क्यों मॉडिफाई करना? क्योंकि जीन के बॉडी बी के बॉडी से जीन निकालना ना तो सरल प्रक्रिया होती है और ना ही सस्ती प्रक्रिया होती है। समझ रहे हैं? ये जीन को आइसोलेट करना ना तो सरल प्रक्रिया होती है और ना ही सस्ती प्रक्रिया होती है। ये बहुत ही ज्यादा महंगी, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा कठिन प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए पहली चीज। दूसरी चीज, ये जीन जब हम ए में लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम चांसेस कि ये फेल हो जाएगा। जीन जो हमने बी से निकाला है वो जब हम ए में लगाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये फेल हो जाएगा। इसके पास होने की या इसके सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब एक बात सोचिए, आपने करोड़ों रुपए लगा करके बी में से 1 ग्राम जीन निकाला, डीएनए निकाला और वो ए में लगा दिया और प्रोसेस फेल हो गया। 100 में से 90 बार तो फेल ही हो जाता है। मान लीजिए प्रोसेस फेल हो गया, अब क्या करेंगे? फिर से बी के बॉडी से निकालेंगे करोड़ों रुपए लगा करके? नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मतलब हमने जो बी से ये निकाला था इसको बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, बहुत सारी कॉपी, ताकि इसमें से एक कॉपी हम ए के अंदर डालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कॉपी हमारे पास ऑलरेडी रखी है, तीसरी कॉपी हमारे पास ऑलरेडी रखी है, चौथी कॉपी हमारे पास ऑलरेडी रखी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या हो गया हमारा? मॉडिफिकेशन। अब चौथा स्टेप क्या होगा? चौथा स्टेप होता है इंसर्शन, इंसर्ट करना। भाई जो आपने निकाला है वो अब ए में इंसर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो चौथा प्रोसेस हो गया इंसर्शन, कि ए में हमने इंसर्ट कर दिया। और पांचवा प्रोसेस होता है, फिफ्थ प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन कि क्या पता काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो अब क्या करेंगे? मान लीजिए अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब क्या करेंगे? बताइए, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया अब क्या करेंगे हम? फटाक से बताइए। इन केस एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हमारा, रिपीट करेंगे। वही मैं पूछ रहा हूं, क्या हम रिपीट इसको पहले पॉइंट से करेंगे? क्या हम रिपीट इसको पहले पॉइंट से करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहां से करेंगे? री इंसर्शन, चौथे पॉइंट से री इंसर्शन। क्योंकि मॉडिफिकेशन करके तो आपने बहुत सारा रख रखा है, ऑलरेडी बहुत सारा रख रखा है। अब इसमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा उठाया, इंसर्ट किया, ऑब्जर्व किया, फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, फिर उठाया, इंसर्ट किया, फिर उठाया, इंसर्ट किया, फिर उठाया, इंसर्ट किया, कहीं ना कहीं जाकर के तो ये सक्सेसफुल बैठ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, क्या पहचानना, समस्या क्या है वो पहचानना, और इसका समाधान कहां है वो पहचानना। तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब निकालना, जहां पर ये समाधान है वहां से इसको निकालना, निकालने के बाद फिर इसको मॉडिफाई करना, इसकी कॉपीज बना के रख लेना बहुत सारी। क्यों कॉपीज बना के रख लेना? क्योंकि ये प्रक्रिया ना तो सरल है, ना तो इजी है, और ना ही इसकी सक्सेस रेट 100% है कि आपने एक बार डाला और सही हो जाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा फेल होने की संभावना इसमें रहती है, इसलिए मॉडिफाई कर लिया।
और मॉडिफाई करने के बाद इंसर्ट किया, प्रवेश किया, उसका ऑब्जर्व किया कि भाई दवाई देने के बाद काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है, वो चेक तो कर लें। और ऑब्जर्व करने के बाद फिर हमने देखा अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सही बैठ गया है, सक्सेसफुल हो गया है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं बैठा है तो वापस से हम आइडेंटिफाई, आइसोलेट नहीं करेंगे, जो मॉडिफाई करके रखा हुआ है उसको फिर से क्या करेंगे, री इंसर्ट करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। जैसे अभी मान लीजिए वैक्सीन हम बना रहे हैं वैक्सीन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई कोरोना के साथ में क्या इशू है, कोरोना का वैक्सीन कहां से मिलेगा, पहले आइडेंटिफाई किया, जहां से मिलेगा वहां से इसको आइसोलेट किया, निकाला। अब इसको मॉडिफाई करेंगे, क्यों मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि बार बार हम निकालते नहीं बैठ सकते हैं, तो इसकी हम बहुत सारी कॉपी बनाएंगे और उन बहुत सारी कॉपी को फिर हम इंसर्ट करके चेक करेंगे। समझ रहे हैं कि अब सही बैठ रहा है, क्या सही बैठ रहा है, तो फिर हो गया वो वैक्सीन तैयार। क्लियर है? चलिए, ये 5 स्टेप पहले आपको समझ में आए, बताइए फटाक से। ये 5 स्टेप समझ में आए, नहीं समझ में आए? रवीना, ये रवीना, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब इन स्टेप के बाद रिजल्ट क्या निकल के आता है वो देखते हैं, इनसे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट देखिए हम दो तरह से यूज करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम दो जगह पे उपयोग करते हैं। पहला जो तरीका होता है या पहली जो जगह होती है, इसको कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया कि व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ रही है, ये तो खैर एक एग्जाम्पल था। वास्तव में इसका अगर देखेंगे तो एल्जाइमर डिजीज वगैरह जो होती है, इन सब के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। आपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सुना होगा, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज है। आपने जीएमओ सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव या अनुकीय परिवर्तित जीव। सुना है जीएमओ के बारे में? सुना है कभी आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव? सुना है कभी आपने? नो सर। चलो, कभी नहीं सुना है, कोई बात नहीं। आपके घर में टमाटर आता है? टमाटर आता है, देखिए दो तरह के टमाटर आपके घर में आते होंगे। एक टमाटर आता होगा, ये इस तरह का पूरा होता होगा, एकदम ठोस सा, है ना, एकदम ठोस होता है, इसको फेंक के किसी को मार दीजिए तो उसको चोट लग जाए। एक आता है ऐसा सॉफ्ट सा होता है, जिसको आप देसी टमाटर कहते हैं, याद है? ऐसा इसके निकला होता है, ये ऐसा निकला होता है, इसको हम देसी टमाटर कहते हैं। इसको आप विदेशी टमाटर कहते हैं। ये देखा है कि ये भी नहीं देखा है? देखा है ऐसा देसी, ये जो फ्रेश मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम पे आपके घर पे यही टमाटर आता होगा, मैक्सिमम टाइम पे। ये वाला तो अब आपके घर में अगर उगता होगा तब ठीक है, अदरवाइज तो ये बाजार में भी बहुत कम मिलता है, ये वाला टमाटर ही मिलता है। ये टमाटर कौन सा है पता है? ये टमाटर का नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो, फ्लेवर सेवर टमाटो इसका नाम है। ये ट्रू ब्रीड नहीं है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड है। ये जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड है, इसको जेनेटिक रूप से बनाया गया है। समझ रहे हैं? हमारे देश का जो देसी टमाटर था उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसका जो सेल वॉल है, इसकी जो बाहरी परत है, ये बाहरी परत बहुत जल्दी सड़ जाती है। तो हमने ऐसे जीन्स इसमें प्रवेश किए जिनका कि सेल वॉल बहुत टफ होता था। तो अब इनमें क्या देखने के लिए मिला, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। जर्सी गाय देखिए आपने, जर्सी गाय, घोड़े देखे होंगे, अच्छे बड़े बड़े होते हैं, देखे हैं ये सब। भैंस देखे होंगे जो 40-40 लीटर दूध देती है। गाय ऐसी जो 50-50 लीटर एक बार में दूध देती है। ये भी छोड़िए, चावल, चावल के 25-30 नाम सुने होंगे आपने, ये वो। गेहूं, गेहूं के नाम सुने हैं? ये ब्रीड, XY ब्रीड, 470, 588, ऐसा कुछ सुना है आपने? ये सब सुना है आपने?
मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि बाहर अपने घर के जाइए, अपने घर की सिर्फ बात कीजिए। ये जो गाय जो 25-25, 30-30 लीटर दूध देती है, ये जो भैंस, ये जो चावल, दाल, सब्जी, आज की बात कीजिए, सब्जियों में आप देखिए, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, जितनी चीजें, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये सब आनुवांशिकी रूप से विकसित की गई हैं। आज की डेट में हमारे ही देश में अगर हम बोलेंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास चावल की ब्रीड रजिस्टर्ड है, लगभग। और गेहूं की ब्रीड देखेंगे तो शायद 25 से 30 हजार गेहूं की ब्रीड, गेहूं मतलब अलग अलग तरह के गेहूं, ये रजिस्टर्ड है। ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये सब आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किए गए हैं। समझ में आया आपको? तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनको देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आज की डेट में ये इनकी उपस्थिति है, और ऐसी उपस्थिति नहीं है, आज इनके बिना आपका जीवन संभव नहीं है। आप सोचिए, एक नॉर्मल गाय हम लेकर के आए, अगर किसी के यहाँ खेती किसानी होती हो तो सोचिए, एक नॉर्मल गाय लेकर के आए, ये नॉर्मल गाय कितना दूध देगी? सुबह 5 लीटर, शाम को 5 लीटर, 10 लीटर, बराबर है। क्या 10 लीटर बेच करके एक किसान इससे कुछ भी कर सकता है? नहीं। उसको अगर डेयरी चलाना है तो ये एक ही गाय में, क्योंकि खाना तो ये भी इतना ही खाएगी, दूसरी गाय भी खाना इतना खाएगी या इससे थोड़ा सा ज्यादा खाएगी, लेकिन ये गाय देती है सुबह 25 लीटर और शाम को 25 लीटर। बताइए कौन सी गाय ज्यादा बेनिफिशियल है, ये वाली कि ये वाली? खाना लगभग लगभग दोनों बराबर ही खाते हैं। बताइए, एक देती है दोनों टाइम मिला के 10 लीटर दूध, और एक देती है दोनों टाइम मिला के 50 लीटर दूध। ये जो दिख रही ना, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये आनुवांशिक रूप से तैयार की गई है। तो समझ में आया इसका एग्जाम्पल? क्वालिटी चेंज नहीं होती क्या? क्वालिटी चेंज होती है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहां पे एक राइस होती है, राइस यानी चावल होता है, इसका नाम है गोल्डन राइस, इसका नाम है गोल्डन राइस। ठीक है, इस गोल्डन राइस ने क्या किया है, इस गोल्डन राइस में जो कैरेट होता है, जो गाजर होता है ना, इस कैरेट में एक जीन पाया जाता है जो बनाता है विटामिन ए को, बनाता है विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन नाम का एक जीन होता है, प्रोटीन बनता है जिसके कारण कि ये विटामिन ए बनता है। तो हमने क्या किया, ये बीटा कैरोटीन यहां से निकाला और इसको इंसर्ट कर दिया, किसमें? इसमें कर दिया। अब इस राइस के, इस चावल के जो दाने निकल के आए, उन सभी में से क्या प्रोड्यूस होने लगा? गोल्डन राइस। नॉर्मली राइस विटामिन ए रिच नहीं होता है, लेकिन गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए रिच है। तो समझ में आया किस प्रकार का चेंज होता है? जैसा चेंज हम चाहते हैं वैसा चेंज हम कर सकते हैं। हाँ भाई, समझ में आया? तो यहां पे चेंज आपका डिजायर्ड चेंज है। जैसे एक सिंपल सी बात है, समझिए, आप अपने घर में जब सब्जी बनाते हैं, ये जब सब्जी बनाने का कमांड आपके हाथ में आ जाता है तो आप इसको कैसा भी बना सकते हैं। नमक ज्यादा कर दें, तेल ज्यादा कर दें, मिर्च ज्यादा कर दें, मसाला ज्यादा कर दें, एक्स वाई जेड, जैसा आपको खाना है वैसा आप बना सकते हैं। तो यहां पे तो बस वैसे ही कुछ हो गया, कमांड ही आपके हाथ में आ गया। बताइए, फटाक से बात समझ में आई? अब बताइए, मैं फिर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अनुवांशिक रूप से विकसित जीव देखा है? और अब अगर आप में से किसी का भी उत्तर है कि नहीं देखा है, किसी का भी उत्तर है नहीं देखा है, तो आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म समझ ही नहीं आया। क्योंकि आज की डेट में हमारे और आपके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो ये कहे कि हमने नहीं देखा है। हर किसी ने देखा है, हर किसी ने।
जहां भी आपको ऐसा दिखाई देता है कि कुछ अलग तरीके का विकास दिखाई दे रहा है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो पहली चीज तो हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहली चीज हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरी चीज कहां पे होती है? तो दूसरी चीज होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप देख रहे हैं वैक्सीन बनाया जाना, अभी बन रहा है कोरोना का वैक्सीन। कोरोना का वैक्सीन बनाना, एंटीबॉडी बनाना, एंजाइम्स बनाना, ये सभी जो होते हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। क्यों इसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम? क्योंकि वापस से आप वो जीन को पहले को, अच्छा चलिए, कोरोना के वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा होगा? कोरोना के डीएनए को पढ़ना पड़ा होगा, समझना पड़ा होगा। फिर इस डीएनए को कैसे तोड़ सकते हैं, उसका इलाज ढूंढना पड़ा होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा होगा। और अब उस सॉल्यूशन के क्या करने पड़ेंगे? करोड़ों वैक्सीन बनाए जाएंगे। 10-20 वैक्सीन में हो जाएंगे क्या? करोड़ों 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 कई बार बनाने पड़ेंगे। तो इसको किस में करना पड़ेगा? क्या इसको लैब में किया जा सकता है? बताइए। लैब में तो एक सैंपल हमने बना दिया कि हाँ भाई ऐसा बनाना है हम। अब इसके क्या 10, 20, 50, 100 लाख बनाने से काम हो जाएगा? पूरे देश में सबको वैक्सीन मिल जाएगी क्या? फटाक से बताइए। नहीं मिलेगी ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसका मेरे को करोड़ों कॉपीज बनानी पड़ेगी। क्या करोड़ों कॉपीज आप लैब में बना सकते हैं? सोचिए, क्या करोड़ों कॉपीज आप लैब में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? फैक्ट्रीज में जाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। आज जितनी भी आप वैक्सीन देखते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, दवाइयां आती हैं, ड्रग्स आते हैं, ये सब के सब कहां बनते हैं? ये सब के सब कहां बनते हैं? ये सब के सब बनती है इंडस्ट्रीज में। किसके माध्यम से, किसके तरीके से? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के तरीके से। क्लियर है? तो दो जगह पे मुख्य रूप से मेजर है, दो जगह पे हम इसका उपयोग करते हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई आप लोग को? यहां तक की बात समझ में आई आपको किस किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है। अब देखिए इसको किया कैसे जाता है। चलिए, वेरी गुड। दोनों चीजें समझ में आ गई हमको। बायोटेक्निकल प्रोसेस जो होती है, दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होगी। जीएमओ आपको समझ में आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पिछले साल तक पूछता था। इस साल ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ लीजिए क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहली चीज तो फुल फॉर्म लिख दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव है। दूसरी बात, इनके उन्नत ब्रीड बनाने के लिए, डेवलप्ड ब्रीड बनाने के लिए इनके जीन्स में रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नाम लिखना जरूरी है, पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनके जीन में बदलाव किया जाता है, जिसके कारण कि हम जो भी डिजायर्ड या जो भी इच्छित इनमें हम फीचर देखना चाहते हैं, विशेषता देखना चाहते हैं, वो हम विकसित कर सकते हैं। भाई गाय है तो गाय में क्या चाहिए? ज्यादा दूध दे, विकसित कर लिया। भैंस है, क्या चाहिए? ज्यादा दूध दे, विकसित कर लिया। गेहूं है, चावल है, सब्जी है, फ्रूट्स है, फल्स है, जो भी है, इन सब में जैसी हमको चीज चाहिए वैसा हमने इसमें डेवलप कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हमारे जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। आज की डेट में लगभग आप जो 100 चीजें देखते हैं, उन 100 चीजों में से 90 चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आपको सुन करके अचंभा होगा, आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी उस लेवल तक पहुंच चुकी है, इंसान जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी का लेवल वो है कि इंसान, व्यक्ति जो आप देखते हैं ना, वो व्यक्ति तक जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रहा है। आपने सुना होगा कई बार, मेल फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है, फीमेल मेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग
ये सब आपने सुना होगा। ये खुद सोच लीजिए आप, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहां पर है और किस लेवल तक ये डेवलपमेंट हो चुका है। क्लियर है? तो है ना, तो ये जीएमओ का एक एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए, अब हम इसको देखते हैं कि जब हमारा जीन होता है डेवलप, ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए प्रोसेस के लिए, अच्छा समझ गए जीएमओ में क्या क्या लिखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया आपका। सबसे पहली चीज तो फुल फॉर्म, दूसरी चीज डेफिनेशन, क्या किया जाता है, तीसरी चीज इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तीसरी चीज इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई इंपॉर्टेंस आपने देख ही लिया, जैसा आप चाह रहे हो वैसा आप डेवलप कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंस, है ना। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ इशू क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा, इससे जुड़ा हुआ इशू क्या हो सकता है, समस्या क्या हो सकती है, सोचिए, क्या कोई समस्या हो सकती है इससे, बताइए फटाक से, क्या कोई समस्या हो सकती है। ओरिजिनल ब्रीड लॉस्ट हो सकती है। ओरिजिनल ब्रीड को तो हम सेव करके रख सकते हैं प्रशांत, हम ये कॉम्बिनेशन बनाने से जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है, जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना है। और अब एक एग्जांपल देता हूं, चलिए मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, कोई एक प्लांट है, इसको XYZ टाइप का कोई एक इंसेक्ट है, जिसको कि आप पेस्ट कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, या ABC टाइप का कोई एक वीड है ना, ये इसको बहुत ज्यादा नष्ट करता है। कोई एक प्लांट है, इसको ABC टाइप का कोई एक इंसेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा नष्ट करता है। तो हमने क्या कर दिया, इस प्लांट में हमने कोई एक ऐसा जीन डाल दिया, जिस जीन के कारण अब ये प्लांट ऐसे कुछ केमिकल्स बनाने लगा, पॉइजन बनाने लगा, जिससे कि ये XYZ जैसे ही इसको अटैक करेगा, ये XYZ खुद ब खुद मर जाएगा। अब ये प्लांट जो है, अब ये प्लांट जो है, ये पूरी तरह से इस XYZ से अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है, होगा जी, बताइए। अब ये प्लांट पूरी तरह से अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। चलिए, अब अगर इस प्लांट से कॉटन बनता है, अगर इस प्लांट से कॉटन बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन को हम खाते नहीं है, इंसान कॉटन खाता नहीं है। कॉटन यानी कपास, कपास के कपड़े बनते हैं हमारे, और हम इसको खाते नहीं है। लूज एक्चुअल क्वालिटी, modification may lose actual quality, Dr. Ashish, but before we modify we preserve the original breed. मॉडिफिकेशन से पहले हम ओरिजिनल ब्रीड को प्रिजर्व करके रख लेते हैं। सो इन केस अगर हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअल क्वालिटी लूज हो रही है, तो फिर हम ओरिजिनल ब्रीड को वो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली एक्चुअल ब्रीड या एक्चुअल क्वालिटी जो है वो लॉस होती है। जैसे हम फ्लेवर सेवर टमाटो देखें और देसी टमाटर देखें, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बीटी कॉटन गिव्स एग्जैक्टली। हाँ, मैं वही बीटी कॉटन अभी मैं करूंगा डिस्कस डिटेल में, बट अभी यहां पर समझिए, ये सिर्फ मैं, क्योंकि अभी बीटी कॉटन मैंने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो ये प्लांट अगर कॉटन बनाता है तब तो ठीक है, कॉटन हम खाते नहीं है, कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन अगर इसी प्लांट से ब्रिंजल बन के आता है, बैंगन बन के आता है, तो भी क्या ये सेफ है? तो भी क्या ये सेफ हो सकता है? जो केमिकल इस XYZ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्या इसकी गारंटी है कि ये केमिकल हमें कुछ नहीं करेगा? बताइए, क्या इसकी गारंटी है कि ये केमिकल हमें कुछ नहीं करेगा? और मान लीजिए कोई ना रोके, इसको कोई ना रोके, और हम बनाने लगे बीटी ब्रिंजल, हम बनाने लगे बीटी एप्पल, हम बनाने लगे बीटी मैंगो, और धीरे धीरे करते करते ये हमारे हमारे फूड चेन में इंटर हो जाए, तो क्या होगा? इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, बट किसी भी प्रकार का प्रभाव हो सकता है। तो
जहां एक तरफ ये पॉजिटिव इंपैक्ट आपको कर सकता है, जहां देखिए कॉटन के लिए ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आया, लेकिन वहीं ब्रिंजल के लिए ये आपके लिए हो सकता है ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेके आ सकता है, होगा। तो एक तो सबसे बड़ी इसके साथ समस्या ये है कि जहां पॉजिटिव की बात कर रहे हैं वहां पर इसके साथ साथ नेगेटिव भी है, समझ रहे। मान लीजिए आपने कोई चीज ट्रांसप्लांट की है और ट्रांसप्लांट करने के बाद ये जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं उस प्रकार से ना करके नेगेटिव रिटर्न देने लगे तो हो सकता है संभव। तो जहां एक जगह इसका पॉजिटिव वो है तो वहां इसके साथ इशू भी है, वहां इसके साथ समस्या भी है। क्लियर है, समझ में आया। तो पहली चीज हम लिखेंगे ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसका इंपॉर्टेंस, इसके साथ प्लस पॉइंट क्या है, इसकी समस्या क्या है, इशू क्या है, और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं बीटी कॉटन, अभी मैं डिस्कस करूंगा बीटी कॉटन को डिटेल में। नहीं डालते हैं चलिए बीटी कॉटन, तो अभी मैंने आपको गोल्डन राइस बताया, विटामिन ए से रिच होता है। आपको बताया जर्सी गाय वगैरह होती है, भैंस होती है, 50-50 लीटर दूध देती है। फ्लेवर सेवर टमाटो आपको मैंने बता दिया। इस फ्लेवर सेवर टमाटो को देख लीजिए, फ्रिज के बाहर भी आप रख देंगे 5 दिन तो भी ये एज इट इज दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन देसी टमाटर को आप प्लांट से तोड़ करके घर में 2 दिन 3 दिन रख दीजिए, 2-3 दिन में तो ये सड़ने लगता है। तो देखिए एडवांटेज हो गया। तो 2-3 इसके एग्जाम्पल दे देंगे। क्लियर है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन पिछले साल 3 नंबर का स्कोप होता था, इस साल 5 नंबर की बात है, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको मैंने ये आंसर बताया क्या क्या लिखना है। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक की चीजें आपको क्लियर है पूरी। क्लोनिंग विल ऑल्सो कम, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, इट विल ऑल्सो इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता कैसे है। ठीक है, चलिए। यहां तक कोई डाउट किसी को भी, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है, चलिए बाय।